हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी काफी फिट एंड हेल्दी होंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो आज हमारा काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का टॉपिक है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आज के इस वीडियो के बाद में आप लोग इस रिएक्शंस के द्वारा आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, देखिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन आपकी दो वर्ड से मिलकर बनी होती है। इंडो मतलब होता है इनसाइड, ठीक है, अंदर, और थर्मिक वर्ड होता है हीट से रिलेटेड। ठीक है, हीट। तो ऐसी रिएक्शंस, ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस मैं आप लोग एग्जांपल देके क्लियर करूंगा। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस है जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, हीट को अगर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो दूसरे किसी फॉर्म को एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, चाहे वो हीट के फॉर्म में हो, चाहे लाइट के फॉर्म में हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो। किसी ना किसी प्रकार की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और वह रिएक्शन कंप्लीट होगी। उस रिएक्शन को कंप्लीट करना है तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। स्पेशली यहाँ पे अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाए, नॉट ओनली हीट, मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूं कि हीट ही एब्जॉर्ब हो, लेकिन किसी न किसी फॉर्म के एनर्जी की जरूरत पड़ सकती है। तो अब यहाँ देखते हैं, जिस रिएक्शन में आपकी किसी फॉर्म के एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा, ऐसे रिएक्शंस को आप लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। अभी मैं क्लियर कर रहा हूं आप लोग एग्जांपल के थ्रू से, काफी क्लियर होने वाले हैं आप लोग देखिए। और सेकंड है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मींस होता है आउटसाइड, ओके, और थर्म माने जैसे कि आपको मैंने बोला एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्पेशली यहाँ पे थर्म मींस हीट हो रही है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो, हीट बाहर निकले, और ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट को अंदर लिया जाए किसी सब्सटेंस के द्वारा और वह रिएक्शन कंप्लीट हो, तो उसको बोलेंगे आप लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट को रिलीज किया जाए, वो रिएक्शन चलती रहेगी और हीट बाहर निकलता रहेगा। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस को आप लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, लेट अस एक्सप्लेन बाय दिस, टेकिंग बाय फ्यू एग्जांपल्स। ओके, फर्स्ट एग्जांपल आई हैव टेकन हियर, मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया है वो फोटोसिंथेसिस है। आप सभी के स्टूडेंट पता है कि फोटोसिंथेसिस तो आपके ग्रीन प्लांट में होती है ना। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने के लिए आप सभी को पता है, क्लास 5 से आप सभी को पता है कि लाइट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यानी सिर्फ लाइट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टेम्परेचर भी एक फैक्टर होती है। 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड ये एक फेवरेबल टेम्परेचर मानी जाती है एक प्लांट को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए। तो यहाँ पे जब प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना हो तो वे हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, उनको टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। हीट का यूज करके वे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ में रिएक्शन करके वे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अगर हीट प्लांट को नहीं मिल पाए, उसके ग्रीन पार्ट को अगर तो ये हीट सप्लाई नहीं हो, तो फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शुरू भी नहीं हो सकती। स्टूडेंट, फिनिशिंग तो नहीं, शुरू भी नहीं हो सकती है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाएगा ग्रीन पार्ट्स के द्वारा। ठीक है, और जैसे कि मैंने शुरू में बोला है कि अगर किसी रिएक्शंस में आपके हीट को एब्जॉर्ब किया जाए तो उस रिएक्शन को आप लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। दैट्स व्हाई योर फोटोसिंथेसिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इस प्रोसेस में आपके हीट को एब्जॉर्ब किया जाएगा प्लांट के ग्रीन पार्ट के द्वारा, और उस हीट का यूज करके, उस हीट के यूज के द्वारा वो लोग फर्दर प्रोसेस करेंगे, फाइनली वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सेकंड मैंने लिखा है यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। देखिए मैंने दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यहाँ पे एग्जांपल लिया है, एक है कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, और सेकंड है आपका सिल्वर क्लोराइड। जब आपको कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना हो, जब आपको इसके एटॉम्स को या फिर इनके रेडिकल को अलग करना हो, तो कैल्शियम कार्बोनेट को सप्लाई करना पड़ता है हीट। इन एब्सेंस ऑफ हीट दैट रिएक्शन कांट टेक प्लेस। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी तोड़ना हो आपको हीट सप्लाई करना ही है, और ये जब आप हीट सप्लाई करेंगे तो ये कौन एब्जॉर्ब करेगी, नो डाउट आपकी कैल्शियम कार्बोनेट एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद में वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रही है। देखिए, तो ये एक टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोज मतलब क्या होता है, देखिए एक रिएक्टेंट आपके दो या दो से अधिक पर्टिकुलर सब्सटेंसेस में ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इस चीज के बारे में एक्सप्लेन किया, आप लोग उसको देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे सिंपली कैल्शियम कार्बोनेट आपकी डिकम्पोज हो रही है, और डिकम्पोजिशन के लिए कौन सी फैक्टर, कौन सी चीज चाहिए, तो आप बोलिएगा हीट। हीट के प्रेजेंस में कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होगी और वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगी। तो चूंकि यहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा, तो ये जो रिएक्शंस है ये भी आपकी एक एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्यों हीट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर में जो बॉन्ड है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट आप लोगों को मालूम होती है कि इसके अंदर में बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद ही कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड बन पाता है। तो जो इसके अंदर जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जब तक आप एक्सटर्नल हीट सप्लाई नहीं कीजिएगा तो वह इजीली वह बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे और आपका ये कंपाउंड डिकम्पोज नहीं होगी या फिर टूटेगी नहीं। ठीक है, तो बॉन्ड को स्पेशली तोड़ने के लिए, जो बॉन्ड आपके कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर में है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको हीट की जरूरत पड़ती है, और हीट एब्जॉर्ब करेगी कैल्शियम कार्बोनेट और वो इस फॉर्म में टूटेगी। सेकंड मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है सिल्वर क्लोराइड का। देखिए सिल्वर क्लोराइड को जब तोड़ना होता है तो सिल्वर क्लोराइड दो फॉर्म में टूटती है, देखिए सिल्वर और क्लोरीन के फॉर्म में। ठीक है, ये जो सिल्वर क्लोराइड टूट रही है, देखिए इसमें आपकी हीट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपकी यहाँ सनलाइट की जरूरत पड़ती है। अगर आप सिल्वर क्लोराइड को सिंपली सनलाइट में रखते हैं
तो आपकी सिल्वर क्लोराइड धीरे 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 टूटना शुरू करेगी या डिकम्पोज होना शुरू करेगी और आपके दो सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करेगी, सिल्वर और क्लोरीन का, ठीक है। तो ये भी एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया है। कौन सी फॉर्म की एनर्जी को? तो सनलाइट के फॉर्म की एनर्जी को, ठीक है। यानी एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें सनलाइट एनर्जी का सोर्स का काम कर रहा है एवं आपके उस सनलाइट को एब्जॉर्ब सिल्वर क्लोराइड करके ये दो सब्सटेंसेस में टूट रही है। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा स्टूडेंट? देखिए, चाहे कोई भी, चाहे आपकी फोटोसिंथेसिस हो, चाहे डिकम्पोजिशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कैल्शियम कार्बोनेट या सिल्वर क्लोराइड हो, इन सभी को टूटने के लिए, इन सभी प्रोसेस को करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए किसी फॉर्म के एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है उस पर्टिकुलर सब्सटेंसेस के द्वारा। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारा हीट एब्जॉर्ब्ड हो, ये सारे रिएक्शंस को आप लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। लेट अस कम इनटू द एक्सोथर्मिक साइड। जैसे कि एक्सोथर्मिक में मैंने बोला हीट विल बी रिलीज्ड, हीट बाहर निकलेगी, हीट को निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया रेस्पिरेशन। देखिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे काफी एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस आपके एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। आप सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये एक दूसरे के वाइस वर्सा ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस आपका इंडो हो गया और रेस्पिरेशन आपकी हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्टूडेंट आपको तो पता ही होगा कि जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस एक सेल्स के अंदर में होती है, वहां पे एनर्जी को रिलीज किया जाता है, एक सेल्स के अंदर में एनर्जी बनती है, ठीक है। और वही एनर्जी हमारे पूरे बॉडी में जो भी सिस्टम काम करते हैं, सारे सिस्टम के एनर्जी सोर्स के रूप में काम करेंगे। देखिए, तो जो एनर्जी फॉर्मेशन हुआ हमारी बॉडी में, जो एनर्जी बनी कहां पे हुई? तो सेल में हुई। और सेल में कैसे बनी? तो आप लोग बोलेंगे जब एक लिविंग सेल रेस्पिरेशन की प्रोसेस करती है, उस रेस्पिरेशन के बाद में आपका एनर्जी रिलीज होती है। यानी रेस्पिरेशन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है, एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें आपकी एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए रेस्पिरेशन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड भी बर्निंग, किसी भी चीज को आप लोग जलाइए, चाहे वो आप लकड़ी जलाइए, चाहे पेपर जलाइए, चाहे प्लास्टिक को जलाइए, किसी भी चीज के बर्निंग कॉम्बिशन प्रोसेस को आप लोग क्या बोलेगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि जब जब जहां कभी भी आग लगती है, आप लोग फील किए होंगे उसका सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट होता है उसके आसपास जो होते हैं वहां पे आपको गर्म फील होगी। तो गर्म फील क्यों होगी? क्योंकि उस पर्टिकुलर जो बर्निंग हो रही है, जहां पे बर्निंग चल रही है, वहां से कुछ हीट निकल के बाहर एटमोस्फेयर में आ रही है, ठीक है। और ऐसे प्रोसेस को जहां पे आपको हीट, सराउंडिंग एटमोस्फेयर गर्म फील हो रही हो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंसेस से हीट निकल रही हो और आपके सराउंडिंग एटमोस्फेयर अगर आपको गर्म फील हो रही हो, तो वह आपकी हो जाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मैं सिंपली एक एग्जांपल लेता हूं। अगर आप कभी ट्राई किए होंगे कि आप अगर एसिड को वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं, जिस भी कंटेनर में आप मिक्स कीजिएगा, तो आप लोग फील कीजिएगा कि वहां पे वो कंटेनर क्या हो जाती है? धीरे धीरे गर्म होती। क्यों गर्म हुई है आपकी कंटेनर? कि वो डेफिनेटली जो केमिकल रिएक्शंस हुए आपके एसिड और वाटर के बीच में, तो उससे कुछ हीट बनी है, वहां पे कुछ हीट जनरेट हुई, कुछ हीट इवॉल्व हुई और वही हीट आपके कंटेनर में जाके अटैच हो गई, जिसके कारण आपको पूरा कंटेनर क्या होगा? हॉट, यानी गर्म फील होगी, ठीक है। तो वो एग्जांपल था। सेकंड आपका ये, इससे भी रिलेटेड आपके कुछ रीजन एसर्शन क्वेश्चन आते हैं। देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन मैंने लिखा है। आप लोगों ने रस्टिंग ऑफ आयरन तो देखा ही होगा। एक आयरन के ऊपर जब वो भूरे रंग की परत लेयर लग जाती है ना, जब उसको ओपन स्पेस में आप लोग छोड़ते हैं, खुली हवा में छोड़ देते हैं, उसमें थोड़े मॉइस्चर अगर अटैच हो गए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसमें काले भूरे रंग की कुछ पपड़ी लेयर बन जाती है, जिसको हम लोग रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। ये काफी कॉमन एग्जाम्पल है रस्टिंग के लिए, आयरन के लिए। तो जब ये रस्टिंग प्रोसेस होती है, रस्टिंग प्रोसेस में भी आपकी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। जब आपके आयरन के साथ में आपका वाटर, मॉइस्चर और फिर आपकी ऑक्सीजन आ जाती है वहां पे, तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन आप अगर टच कीजिएगा आयरन को, तो आपको शायद पता नहीं चले कि वह गर्म हो गई है, क्योंकि जो हीट प्रोडक्शन होगी इतनी स्लो होती है और इतनी कम अमाउंट में हीट रिलीज होती है कि आप शायद फील नहीं कर पाए कि आपका जो पर्टिकुलर रॉड का, आयरन का रॉड होता है, आयरन के कुछ भी सामान वहां पे पड़े हुए हो, ठीक है, वो काफी गर्म फील होगी। जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में बोला, थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि आपके कंटेनर गर्म हो जाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो ऐसा फील आपको यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये रस्टिंग ऑफ आयरन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, और जब कभी भी किसी भी प्रोसेस में हीट को रिलीज किया जाएगा, वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो रस्टिंग ऑफ आयरन आपकी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सेकंड और नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ में जब रिएक्शन कराया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड आप लोगों ने देखा ही होगा, जिसे हम लोग क्विकलाइम बोलते हैं, चूना लगाते हैं, ठीक है। चूना तो हम लोगों ने देखा होगा, चूने के बोरे को, है ना। जब उस चूने को आप लोग, सूखा हुआ चूना को अगर आप लोग पानी में भिगो देते हैं, देखिएगा वहां पे बुद 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 करके कुछ वेपर बबल्स वहां पे बनेंगे, और जिस कंटेनर में आप क्विकलाइम को और वाटर को मिक्स करा रहे हैं, देखिएगा वो कंटेनर पूरी तरह से गर्म हो जाती है। यानी जब आप लोगों ने सिर्फ चूना डाला था वो गर्म नहीं थी, जब पानी अकेले था वो गर्म नहीं थी, जब दोनों के मिक्सर को आप लोगों ने एक साथ कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, उसके बाद में अचानक आपका जो कंटेनर होता है वह काफी हॉट प्रतीत होती है या फिर गर्म प्रतीत होती है। इसका मतलब क्या होता है? क्विकलाइम ने वाटर के साथ में रिएक्शन किया और हीट को जनरेट कर रही है। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो रही है,
और आपकी कंटेनर ही पूरी तरह से गर्म हो जाएगा। अगर शायद आप काफी वीक कंटेनर लेंगे तो शायद वीक कंटेनर आपकी फट भी सकती है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को गौर कीजिएगा, जब भी आप लोग कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में वाटर का रिएक्शन करें तो आपकी जो कंटेनर वो काफी मोटी परत वाली हो, नहीं तो आपकी फटने के चांस ज्यादा होते हैं, ठीक है। और काफी ज्यादा हीट इवॉल्व होगी, काफी कॉमन एग्जांपल जिसको हम लोग काफी घर में प्रैक्टिस करते हैं, रियलाइज करते हैं कि कंटेनर गर्म हो जाती है। यानी जब कंटेनर गर्म हो रही है तो डेफिनेटली आपकी वहां पे हीट इवॉल्व हो रही है। तो ऐसी रिएक्शंस को भी आप लोग क्या बोलिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि क्या इसमें आपकी हीट इवॉल्व होकर बाहर निकल रही है, हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। हीट को अंदर नहीं ले जा रहा है, उस पर्टिकुलर रिएक्शंस के द्वारा हीट बन रही है और वह हीट एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है। तो ऐसे प्रोसेस को आप लोग बोल सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब चलिए कॉमन एक मैं क्वेश्चन आप लोग को, सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग को पूछता हूं। आप लोगों ने जब कभी खाना बनाया होगा या फिर अंडे को बॉईल किए होंगे, देखिए आपको क्या लगता है, ये अंडा का बॉईल होना, ये खाना का बनाना, ये आपको एंडोथर्मिक लगता है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन लगता है? सोचिए आप लोग, अंडे का बॉईल होना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या फिर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है? चलिए मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखिए अंडे का बॉयल होना ये एक आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों एंडोथर्मिक रिएक्शन है? जब आप लोगों को अंडा को बॉईल करना होता है, आप लोग उसे चूल्हा में रखते हैं, है ना। चूल्हा में तो रखेंगे, आप लोग बिना चूल्हा में रखे तो आप लोग गर्म हो नहीं सकती, आपकी बॉयल होगी नहीं या खाना आपका पकेगा नहीं। जब आप लोग चूल्हे में रखते हैं तो आपने जो हीट सप्लाई किया वो हीट किसने एब्जॉर्ब की? आपके अंडे ने एब्जॉर्ब की। अगर अंडा हीट को एब्जॉर्ब नहीं करती तो आपकी वह बॉयल नहीं होती। अगर आपका जो खाना बन रहा है अगर वह हीट एब्जॉर्ब नहीं करती तो वह भी शायद खाना नहीं पकती, ठीक है। यानी आपने जब खाना बनाया, फिर आपने जब अंडे को बॉयल किया तो उस अंडे और खाने के द्वारा आपने जो हीट सप्लाई किया था वह हीट को एब्जॉर्ब किया गया है उस पर्टिकुलर फूड कंपोनेंट ने, ठीक है। तो इसीलिए आपका चाहे कुकिंग हो, चाहे ऑफ फूड हो या फिर आपका बॉइलिंग ऑफ एग हो, ये आपके कैसे रिएक्शंस हो जाएंगे? आपके एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगे, क्योंकि उस पर्टिकुलर सब्सटेंसेस ने आपने जो सप्लाई किया था हीट को, उस हीट को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। नेक्स्ट, और मैं आप लोग को एक रीजनिंग क्वेश्चन पूछना चाहूंगा इसी से रिलेटेड। आपको क्या लगता है, फ्रीजिंग है ना, जैसे कि आप लोगों ने पानी को फ्रिज के अंदर में रख दिया, आप फ्रीजिंग करना चाहते हैं, पानी को आप वाटर को आप आइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये जो फ्रीजिंग प्रोसेस है, वाटर का फ्रीज हो जाना और वह आइस में कन्वर्ट हो जाती है, ये कैसा प्रोसेस है? आपको क्या लगता है, ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? चलिए क्विक रेस्पॉन्स, ओके, चलिए ओके। तो मैं भी बता देता हूं, यस। चलिए आप लोगों ने ट्राई किया, इसके लिए थैंक यू। ये आपकी जो, जब जैसे कि अभी मैंने बोला क्या प्रोसेस के बारे में, क्या प्रोसेस? फ्रीजिंग के बारे में। फ्रीजिंग में मैंने क्या बोला, कौन सी रिएक्शन से? तो आप सोचिए, देखिए जब आपने पानी को फ्रिज के अंदर में डाला, ठीक है, तो फिर आपकी जो पानी थी वो नॉर्मल टेम्परेचर में थी, रूम टेम्परेचर में थी शायद, यस। उस पानी को, रूम टेम्परेचर वाला पानी को आपने फ्रिज में डाला और वह पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, ठीक है। क्यों कम हुई? क्योंकि उस पानी ने हीट को रिलीज की। सपोज आप लोगों ने पानी लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी, ठीक है। हम सभी को पता है कि अगर पानी को बर्फ में बदलना है तो 0 डिग्री सी में लाना पड़ेगा टेम्परेचर को, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। 25 डिग्री सी वाले वाटर को आपको 0 डिग्री सी में लाना है। जब आपकी वाटर 25 डिग्री सी से 0 डिग्री सी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगी तो आपकी वाटर क्या होती है, नॉर्मल वाटर आपकी आइस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आपके 25 डिग्री सी वाला पानी को जब 0 डिग्री सी वाले में कन्वर्ट करना तो डेफिनेटली इसके टेम्परेचर को कम होना है, ठीक है, पानी के टेम्परेचर को कम होना है। और पानी जब टेम्परेचर कम करना हो तो क्या होती है, हीट को निकलना पड़ता है, ठीक है। विदाउट हीट को निकाले आप टेम्परेचर को कम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे टेम्परेचर निकालने वाला कौन है, किसके पास है टेम्परेचर? तो आप लोग बोलेगा कि वाटर के साथ में। तो हीट कहां पे है, वह भी वाटर के पास में है। अब बर्फ में किसको बदलना है, वह भी पानी को बदलना है। यानी जब आपकी वाटर हीट को रिलीज करेगी तभी वह क्या में चेंज हो सकती है, आपके आइस में, या फिर फ्रीजिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है। यानी फ्रीजिंग के प्रोसेस में आपके वाटर के द्वारा जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में है लगभग, उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड में लाने के लिए आपको हीट को रिलीज करना पड़ेगा वाटर के द्वारा, नहीं तो वह फ्रीजिंग नहीं हो सकती है। अब चलिए लास्ट एग्जांपल मैं आप लोग को छोड़ दे रहा हूं, स्वेटिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं पसीना का निकलना। पसीना का निकलना कैसी टाइप की प्रोसेस है? स्वेटिंग जो हमारे बॉडी में होती है, घर में जब हम लोग स्वेटिंग करते हैं तो ये स्वेटिंग कैसी प्रोसेस होनी चाहिए? आपकी एंडोथर्मिक होनी चाहिए या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होनी चाहिए, ठीक है। मैंने जो एक्सप्लेनेशन किया इसी के आधार पे आप ट्राई कीजिएगा इसके आंसर को खोजने के लिए। अगर आंसर आपको मिल पाए तो डेफिनेटली मेरे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूं। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।